हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में अपन ने सेबी एक्ट 1992 में ऑलरेडी क्या क्या डिस्कस कर लिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर रही है कितने मेंबर्स। एक तो चेयरपर्सन था, एक आरबीआई ने भी अपॉइंट नॉमिनेट किया था मेंबर। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के 2 मेंबर्स थे, साथ में 5 मेंबर ऐसे थे जिसमें 3 होल टाइम मेंबर्स थे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। जो मेंबर्स अपॉइंट किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको रिमूव कर भी सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने का नोटिस देके, 3 महीने का सैलरी और बोनस देके। और बाकी जो उनका टेन्योर रहता है वो 3 साल का या फिर 70 ईयर्स होल टाइम मेंबर्स का, ठीक है। और पार्ट टाइम का 3 ईयर्स, इसमें 70 ईयर्स का कोई लिमिट नहीं है। ये तो था रेजिग्नेशन वगैरह। फिर अपन ने देखा था इन्वेस्टिगेशन, सर्च सर्च और इंस्पेक्शन में क्या था कि उसमें ऐसा था कि 90 डेज के लिए अटैचमेंट कर सकते प्रॉपर्टी का, और अगर 90 डेज से ज़्यादा है तो फिर क्या करना है, स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा जो अपन ने देखा था इसमें वो क्या था कि मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं, रिस्ट्रेन कर सकते हैं, उस सिक्योरिटीज़ में डील मत करो। उनकी जो प्रोसीड्स है सिक्योरिटीज़ की वो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या कर सकते, सेबी बोर्ड चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज का इंस्पेक्शन कर रही है तो उनका जो ट्रांसफ़र है वो रोक सकती है, सस्पेंड कर सकती है किसी इंटरमीडिएट वगैरह को या स्टॉक एक्सचेंज को, या किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ के अमाउंट को खुद रख सकती है। या फिर ऐसा था कि अटैचमेंट का मैंने बता दिया 90 डेज़ के लिए, तो इस तरह के जो मेजर्स थे वो ले सकते हैं। और इसमें ये मेन बात थी कि जो इनलिस्टेड कंपनी है या कंपनी जो प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है उनके लिए क्या कंपलसरी था कि ज़रूरी था कि वो जो कंपनी है रीज़न टू बिलीव हो कि या तो वो फ्रॉडुलेंट या अनफेयर प्रैक्टिस में या फिर इंसाइडर ट्रेडिंग में। और उसके अलावा जो अपन ने 11C में देखा था ग्राउंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, जो ट्रांजेक्शन है सिक्योरिटीज आर बीइंग डील्ड इन डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है, देन ओनली इन्वेस्टिगेशन जो था वो हो सकता था। इन्वेस्टिगेशन में रिटेन कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स 6 महीने तक, और उन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बोल रखे सीज कर सकते हैं अगर लगता है कि क्या हो गया, डीफेम डिस्ट्रॉय, मतलब कर सकते हैं ऐसा कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के जो भी मेंबर्स वगैरह है वो तो क्या कर सकते हैं, डीफेम कर सकते हैं, म्यूटिलेटेड, फोल्सिफाइड, डीफेम, डी फॉर डिस्ट्रॉयड, एफ फॉर फोल्सिफाइड, ए फॉर ऑल्टर्ड, एम फॉर मल्टीरेटेड और एस फॉर सीक्रेटेड, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। बाद में कितने टाइम तक रहता, कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक रखना था। सीज डिसीज ऑर्डर अगर ऑपरेशन 11C में अगर आपने कंप्लाई नहीं किया, किसने, डायरेक्टर वगैरह ने, वहाँ के मेंबर्स ने, तो फिर उनके ऊपर जो पेनाल्टी थी, शायद मैं लास्ट लेक्चर में वो डिस्कस नहीं की थी, वो पेनाल्टी थी पर डे 5 लाख अगर कॉन्टिन्यूस नेचर का है तो। और इसमें इम्प्रिजॉनमेंट भी है। बाकी सारी पेनाल्टी में आपने इम्प्रिजॉनमेंट नहीं देखा ना, इसमें बोल रखा है 1 साल का इम्प्रिजॉनमेंट या फिर जो फाइन है वो 1 करोड़ का हो सकता है, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है सीज डिसीज ऑर्डर में बिजनेस ऑपरेशंस को रोक देंगे अगर लगता है कि क्या है, वायलेट किया अपने प्रोविजंस को, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन होगा लिस्टेड कंपनी या कंपनी जो लिस्टिंग में जाने वाली प्रोसेस में, तो उनके लिए ये दोनों कंडीशन भी होनी चाहिए, तभी उस सीज डिसीज ऑर्डर दे सकते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में बहुत इन्वेस्टर्स ने क्या किया था, कॉन्ट्रीब्यूशन सबको पुल किया था, पर्सन से कॉन्ट्रीब्यूशन लेके और फिर उसको इस स्कीम में लगाया था, फिर उसे प्रॉफिट वगैरह जो थे वो बांटे थे। तो इसमें कौन कौन अलाउ नहीं था, तो मैंने सिनेमा एक वो मेमोरी ट्रिक बताई थी जिसमें चिट फंड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी जो डिपॉजिट ले रही है, एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, साथ में म्यूचुअल फंड और निधि कंपनीज और नॉन बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी, वो सब देखा था, ठीक है। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये सिनेमा इसकी एक टेक्निक थी। लास्ट लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था। फिर प्रोहिबिशन, वो सब ठीक है। फिर लास्ट में अपन एक देख लेते हैं पेनाल्टीज के लिए, वही सब में ज़्यादातर में कितनी है, 1 लाख मैक्सिमम अप टू 1 करोड़ पर डे, 1 लाख, ठीक है, मैक्सिमम अप टू 1 करोड़। और अगर सिंगल पेनाल्टी है तो मिनिमम 1 लाख तो होनी चाहिए। लेकिन जो ब्रोकरेज ज़्यादा लिया था ब्रोकर ने, तो क्या किया था, जो एक्सेस अमाउंट का 5 टाइम्स और 1 लाख, नॉट लेस देन 1 लाख। और अगर पेनाल्टी इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर कौन पर्सन है, जो इनसाइडर जिसने प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को यूज करके गेन कमाया है। जैसे अपन ने एक डिस्कस किया था केस जिसमें मिस्टर वाई जो है वो ए कंपनी और बी कंपनी, ए में एमडी है और बी में क्या है, डायरेक्टर है। तो जब बी कंपनी बोनस इश्यू लाने वाली थी तो जहाँ पे वो एमडी, उसने उस कंपनी में बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग पास करा के और बोला था कि इस कंपनी में बोनस इश्यू आने वाला है, इसके शेयर की प्राइस बनने वाली है, इक्विटी इसमें से अपन हेल्प कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की वजह से उन्होंने डील किया था, जिससे उनको गेन हो रहा था। तो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे या तो बोनस लाने वाले हैं, डिविडेंड लाने वाले, अमालगमेशन, डीमर्जर होने वाला, एक्सपेंशन होने वाला, नया प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई डिस्पोजल, किसी एसेट्स वगैरह का बड़ा ट्रांसफर होने वाला है, जो अभी तक पब्लिकली पता नहीं है, न्यूज़पेपर आया नहीं, वेबसाइट में पता नहीं, सिर्फ इनसाइडर लोगों को पता है। और उन्होंने इस प्रॉफिट
की वजह से क्या करने की कोशिश की है, गेन कमाने की। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू अवेयर अबाउट द केसेस ऑफ द हर्षद मेहता कांड और हवाला कांड। दैट वाज द टाइम जब सबसे ज्यादा जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए प्रोविजन स्ट्रिक्ट हुए थे, बिकॉज उस टाइम पे मैक्सिमम जो शेयर होल्डर्स थे सिक्योरिटी मार्केट में, हमने देखा था कि कितने लोगों ने सुसाइड किया था। विनोज के स्टूडेंट सुसाइड करते, विनोज की फार्मर सुसाइड करते, बट वो जो फर्स्ट टाइम था तब देखा था सिक्योरिटीज मार्केट की वजह से, उसमें इन्फ्लेशन की वजह से, उसमें मंदी की वजह से लोगों ने सुसाइड किया था। तो उस टाइम पे पेनाल्टीज जो है, फिर देखो कितनी लेके आए पेनाल्टीज में, बहुत ज्यादा पेनाल्टी है, 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर, और मिनिमम 10 लाख तो है ही, ठीक है। तो ये इसमें पेनाल्टीज है। प्राइस अगर आपने कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में फ्रॉडुलेंट या अनफेयर प्रैक्टिसेस किए तो भी आपको पेनाल्टी लगेगी 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर, लेकिन इसमें मिनिमम 5 लाख के, जो पहले आपने इनसाइडर ट्रेडिंग में 10 लाख पड़ा था, तो यहाँ पे 5 लाख है। अब 15 HAA, एक और पेनाल्टी बता देती हूँ, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन, आपने शेयर होल्डर्स का पैसा लिया, दिया नहीं, रिफंड किया नहीं, ये सब कुछ अगर है तो 25 करोड़ 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर तो है, मिनिमम 10 लाख, ठीक है। तो सेम जो इनसाइडर ट्रेडिंग की वो इधर भी थी। अब जैसे पेनल्टी फॉर ऑल्टरेशन, अगर आपने रिकॉर्ड्स वगैरह भले ही ई फॉर्म में रखे, भले ही सिंपली रखे हैं, उनको ऑल्टर किया, डिस्ट्रॉय किया, कॉपी किया, इंटर किया, अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश की उस डेटाबेस को, ये सब कुछ किया है, तो आपके ऊपर जो पेनाल्टी है वो फिनेंस एक्ट 2019 में ये प्रोविजन आया था, extended to 10 lakh or 3 times of the profit whichever is higher, not less than 1 lakh, which may extend to 10 lakh or 3 times of the profit whichever is higher। सब में 3 times of the profit ये था, ठीक। फिर अच्छा होता है कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं तो 1 लाख टू 1 करोड़। अगर सेबी चाहे तो किसको अपॉइंट करेगी, ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स को, क्या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को, जो क्या करेगा, यहाँ जो पेनल्टी है वो आपने पे नहीं की तो आपके ऊपर कितनी और पेनल्टी लगानी है डिसाइड करेगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। लेकिन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सब वो सामान भी बुला सकता है, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सब तो राइट है ये, ठीक है। अब जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो एक्स्ट्रा पेनाल्टी लगाई है उसी से अगर सेबी खुश नहीं है तो सेबी क्या करेगा, सेबी क्या करेगा, इंक्रीज कर सकता है पेनल्टी को, डिक्रीज करने की बात इंक्रीज कर सकता है, लेकिन वो भी कब, तब जबकि या तो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है या फिर उस ऑर्डर को 3 महीने एक्सपायर्ड नहीं हुए हैं। अब आ जाते हैं लास्ट फैक्टर्स टू बी कंसिडर। यह आया था फिनेंस से 2018 में नया पॉइंट इंसर्ट हो, क्या आया था। वैसे जनरली भी अगर देखो तो क्या होगा, फैक्टर्स जो डिटरमाइन करने पेनाल्टीज वगैरह को, तो गेन, अनफेयर एडवांटेज कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है जो पार्टी है उसको, रिपीटेटिव नेचर का अगर ऑफेंस है तो उस हिसाब से आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। फाइनली सेटलमेंट की प्रेसिडेंट्स के लिए बोला है कि आप सेटलमेंट, जब आपके ऊपर प्रेसिडेंट इनिशिएट हो जाती है तो आप सेटलमेंट के लिए जा सकते हो, सेबी चाहे तो आपको अलाउ कर सकता है, सेटलमेंट का जो अमाउंट है वो आप दे देना। आपको ये भी देखा था कि लीगल कॉस्ट यानी डिस्गोर्जमेंट वाला जो अमाउंट है वो कहाँ चला गया था, अपने वो गया था आईपीएफ में, और बाकी सारा जो अमाउंट था वो कंसोलिडेटेड फंड में गया था, जिसमें से कि जिसको भी जो भी बांटना था सैलरी वगैरह सेबी बोर्ड को, वो से भी बांटी थी। तो कंसोलिडेटेड फंड और आईपीएफ दो देखा था, आईपीएफ में डिस्गोर्जमेंट अमाउंट, कंसोलिडेटेड फंड में सारा अमाउंट। यहाँ तक अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके। अब जो अपने को पढ़ना है वो सेट और कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस पढ़ने। तो पहले सेट डिस्कस करूँ या पहले कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस? चलो अपन सबसे पहले थोड़े कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन लास्ट में सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखना, जो सेट है ना उसका जो सेक्शन है वो 15K से लेकर 15Z तक है, 15K से 15Z, आपको पता ही होगा। अब आपको यूं याद आ रहा है कि ये सारे 15 सेक्शन ही है तो हम 15 लिख लेते हैं, जैसे पेनाल्टी में भी 15 ही है तो 15 लिख लेते हैं। 15 और 15G में जमीन आसमान का फर्क है। वो 15 के बच्चे तो हैं लेकिन वो 15 से अलग है, तो हम 15 लिख नहीं सकते, आपको 15G ही लिखना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर सेक्शन, ये जो सेक्शन है ये पर्टिकुलर सेक्शन है, 15 लिखोगे तो कोई और सेक्शन आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो भले ही ये सेक्शन इंसर्ट होकर बाद में आता है, अमेंडमेंट के बाद में जो आते हैं ना 15A 15B या ऐसे कुछ भी सेक्शन, 8A 8B, तो बाद में आते हैं, लेकिन वो 8A ही है, आप 8 नहीं लिख सकते उसकी जगह, ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो हमको यहाँ पे याद आए तो 15K to 15Z लिख लेना जब सेट के प्रोविजन पूछे तो, पर याद नहीं आए तो सिर्फ 15 लिखेंगे तो काम चलेगा नहीं, वो गलत हो जाएगा, टोटली रॉन्ग, ठीक है। अब आ जाता है 15, अपन आ जाते हैं सेट पे, ठीक है, सॉरी मिसलेनियस प्रोविजंस पे, देन फाइनली अपन सेट पढ़ेंगे लास्ट में। तो मिसलेनियस प्रोविजन में सबसे पहले इशू डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्शन इशू कर सकती है। मैं इसमें सिर्फ 15G की एक पेनाल्टी थी वो मैंने डिस्कस की थी, वो ठीक है, पर इसमें अपन पर्टिकुलर सेक्शंस पे कम ही ध्यान देंगे। तो अपन देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस है। सुपरसीड करने का राइट किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्यों करेगा सुपरसीड, आईआरडी में भी पढ़ोगे इसमें भी पढ़ोगे। सुपरसीड इसलिए करना पड़ता है कि लग रहा है कि जो कंपनी है फंक्शन अनेबल टू डिस्चार्ज देयर लायबिलिटीज फंक्शंस प्रॉपर्ली, अगर प्रॉपर्ली कंपनी के फंक्शंस वगैरह नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या होगा। अब मैं थोड़ी अपनी स्पीड को स्लो कर लेती हूँ, वो रिवीजन चल रहा था इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट लिया था, 7 मिनट में अपन ने रिवीजन कर लिया था। अभी अपन आ जाते हैं आराम से, ठीक है। सुपरसीड करना है ना तो सारे मेंबर्स वगैरह जो है वो क्या हो जाएंगे,
उनका जो वैकेट हो जाएगा ऑफिस, सारी फंक्शनिंग जो किसके हाथ में आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। सेंट्रल गवर्नमेंट तब तक काम करेगी जब तक कि नया बोर्ड वहां पे अपॉइंट ना हो जाए। नया बोर्ड अपॉइंट करने का काम किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसको कहते हैं सुपर सेशन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। जब क्या लगता है कि पूरा का पूरा बोर्ड ही अच्छे से काम नहीं कर रहा, अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट थी और जो एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए थे, वो दोनों ही मिलकर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाता है रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स। रिटर्न्स जो है, रिटर्न एंड स्टेटमेंट सच पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, कितना प्रोग्रेस किया, ये सब भी आपको भेजना है। साथ में रिपोर्ट 90 डेज आफ्टर द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर सबमिट करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। क्या बताना है, ट्रू एंड फुल जो रिपोर्ट बतानी है, जो कि दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में भी जाएगी, ठीक है। तो सुपर सेशन भी देखा अपन ने, रिटर्न रिपोर्ट्स भी देखा अपन ने, ये देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, डायरेक्शन इश्यू कर सकती है। आपको पता है कि क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी क्या होता है, ये अपने लॉ में कुछ वर्ड आता है जैसे, तो इसमें बोलता है समथिंग शुड डू और शुड नॉट डू, ये जो बताने का काम होता है इसको बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं डेलीगेशन, जनरल स्पेशल ऑर्डर से कर सकते हैं, अपील्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज लॉ सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 1999, अपील सीजी के पास होती थी, पर जब से ये एक्ट आ गया तब से सेट अपने पास आ गया है, सेट बाद में आया है। मतलब आप सोच रहे हो ना कि 15K to 15Z इस तरह के सेक्शन हमेशा अमेंडमेंट के बाद ही आते हैं। ये जो ये होते हैं ना, ये 15 वगैरह ये सेक्शन होते हैं जो जब अपने पास जब एक्ट आता है तब आते हैं। तो बाद में सेट बैठा, सेट में कौन कौन अपील कर सकता है वो भी बाद में देखेंगे। PF की अपील भी होती है उसमें, IRDA वाली अपील और अपने सेबी वाली अपील, ठीक है। अभी अपन आ जाते हैं बार ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है। सिविल कोर्ट का कोई पावर वगैरह नहीं है। हाँ, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपन ने अपॉइंट किया था सेबी ने, अगर आपने उसके भी अवार्ड को कंप्लाई नहीं किया, पेनाल्टी को कंप्लाई नहीं किया, तो कितनी पेनाल्टी, 25 करोड़ और आपको इवन 10 साल तक जेल में। देखो जेल का एक तो 11C में इन्वेस्टिगेशन में पड़ा था, ठीक है, 1 साल वाला, और एक अभी अपन ने देखा 10 ईयर्स, अगर आपने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की बातों को नहीं माना। कॉम्पोजिशन, आपको ये तो आपने उसमें भी पढ़ा है, ठीक है, और बहुत सारे में पढ़ते कॉम्पोजिशन क्या होता है, कंपाउंडिंग करना। ऐसे ऑफेंस जिनकी इम्प्रिजॉनमेंट या एंड इम्प्रिजॉनमेंट है उनकी कंपाउंडिंग नहीं होती है, सिर्फ पेनाल्टी और इम्प्रिजॉनमेंट वाले जो ऑफेंसेस हैं उन्हीं की कंपाउंडिंग होती है। मतलब अगर आपको जेल जाने के लिए बोला है ना कहीं पर भी, तो आप ये नहीं बोल सकते कम कर दो, कुछ कम नहीं, लेकिन पेनाल्टी के लिए बोला है तो कम कर दो, कंपाउंडिंग आपको मिलेगी उसमें, ठीक है। एक आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब होता है, अभी हम बहुत इम्यूनिटी सुन रहे हैं, इम्यूनिटी पावर, वो नहीं, लीगल टर्म में इम्यूनिटी क्या होता है वो भी देखते हैं। देखो इम्यूनिटी मतलब कि आप डर रहे हो कि हमारी जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी प्रोसिक्यूशन से, मतलब कि अगर हमें जेल हो गई तो एक बात ध्यान रखना है इसमें, आपको पता भी नहीं होगा, मैं बताती हूँ। जब आपकी प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट हुई, ठीक है, तब आपने बोल दिया इम्यूनिटी के लिए, तो आपको आपके जेल को मतलब आपकी प्रोसिक्यूशन को पेनाल्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर इम्पोज हो गई, क्या इम्पोज हो गई प्रेसिडेंट्स, और आपने आपको बता दिया कि अब इतने साल जेल जाना है, डिसीजन आ गया, ऑर्डर आ गया, उसके बाद में आप इम्यूनिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इम्यूनिटी फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, इम्पोज ही मत करो, इम्पोज कर लिया ना प्रोसिक्यूशन प्रेसिडेंट के बाद में, तो फिर इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। आपको ऐसा पहले से डर लग रहा है ना कि हो सकता है इस ऑफेंस में आपको जेल हो जाए, तो आप इम्यूनिटी के लिए अप्लाई करो, ठीक है, कि जेल का आपको इम्पोज करना ही मत। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट कंप्लाई विद द, ठीक है, और अगर आपने फिर भी जो आपको बताया गया डायरेक्शन है वो कंप्लाई नहीं किया तो विड्रॉ फ्रॉम इम्यूनिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वापस, आपने कोई फॉल्स एविडेंस वगैरह दिए तो इम्यूनिटी को विड्रॉ कर सकते हैं, सेटलमेंट को भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं स्पेशल कोर्ट, सेम वैसा ही है जैसा अपने पास उसमें था कंपनीज एक्ट में, हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करेगी वगैरह, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। एक से ज़्यादा अगर हाई कोर्ट है उसी एरिया में तो फिर हाई कोर्ट, एक से ज़्यादा अगर स्पेशल कोर्ट है तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, समरी ट्रायल होता है, दैट्स इट। अब आ जाते हैं अपन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनीज, कंपनी और ऑफिसर दोनों लायबल होंगे, लेकिन ऑफिसर ने बोल दिया मुझे पता नहीं था, या फिर मेरी नॉलेज में ये नहीं था, या फिर मैं ड्यू डिलिजेंस में काम करता हूँ, तो ऑफिसर लायबल नहीं, सिर्फ कंपनी लायबल, दैट्स इट। रिकवरी ऑफ द अमाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 228A, ये पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। क्या होता है कि आपके अमाउंट को रिकवर करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी चाहे वो इमूवेबल हो चाहे वो मूवेबल हो, अटैचमेंट अप्लाई होता है, साथ में बैंक अकाउंट जो है आपका उसको भी क्या कर सकते हैं हम अपॉइंट पर्सन्स हम
अटैचमेंट ऑफ द पर्सन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से भी पैसा आपसे ले लिया, ठीक है, क्योंकि आपने वो जो अमाउंट था ना 25 करोड़ वगैरह जो आपके ऊपर पेनाल्टी लगा दिया नहीं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, साथ में और क्या एक्शन ले सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं उस पर्सन को, डिटेंशन में रख सकते हैं, ठीक है, उस पर्सन को अपने पास ही रखिएगा कोर्ट जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है, रिकवरी पूरी अपने को पैसा मिल नहीं जाता, पूछते रहेंगे उसे और बताओ और कहाँ कहाँ आपके पास एसेट्स है, या फिर अपॉइंट करेंगे एक रिसीवर फॉर मैनेजमेंट ऑफ द पर्सन, उसके जितने भी एसेट्स वगैरह है उसको मैनेज करने के लिए एक रिसीवर भी अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन बात है जो मैं अभी बताती हूँ, अटैचमेंट में आप मूवेबल इमूवेबल एक आधा पॉइंट हर कोई लिख के आएगा, अपने को यहाँ पे ये भी लिखना है कि अगर उसने ट्रांसफर किया है ऑन और आफ्टर द डिसीजन ऑफ द रिकवरी ऑफ द अमाउंट, मतलब जब ये डिसीजन आया था तब उसने ट्रांसफर किया है, ठीक है, कोई भी या तो प्रॉपर्टी या फिर पैसा, बैंक अकाउंट में से कुछ पैसा, किसको, या तो उसके स्पाउस, माइनर चाइल्ड, सन्स वाइफ, सन्स माइनर चाइल्ड, किसी को भी, अदरवाइज देन फॉर द कंसिडरेशन, अदरवाइज देन फॉर कंसिडरेशन मतलब जब प्रॉपर्टी उसने बेची और प्रॉपर पैसा उसने नहीं लिया, ठीक है, बैंक अकाउंट में उसके प्रॉपर पैसा नहीं आया, ऐसा कुछ भी ट्रांसफर है तो उसको इनवैलिड मानेंगे और उस अटैचमेंट मतलब उस प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी से भी पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो समझ में आया, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह थी ट्रांसफर कर दी, ठीक है, और बदले में पैसा नहीं लिया, मतलब बैंक अकाउंट में पैसा प्रॉपर नहीं दिख रहा है और वो प्रॉपर्टी भी गई, ठीक है, और हमें जो 25 करोड़ चाहिए वो बचे हुए अमाउंट से रिकवर नहीं हो रहे, बचे हुए एसेट से रिकवर नहीं हो रहे, तो वो जो एसेट है ना उसका भी अटैचमेंट हो सकता है, ठीक है, और सिर्फ ये कंडीशन तब होगी जब अदरवाइज देन फॉर कंसिडरेशन, या तो बैंक में पैसा हो तो चलेगा या फिर वो प्रॉपर्टी हो तो चलेगा, प्रॉपर्टी भी गई और बैंक में प्रॉपर पैसा भी नहीं आया तो मतलब वो जो प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच कर सकते हैं, ये बोल रखा है, ठीक है, इसमें ट्रांसफर किया ना आपने ऑन और आफ्टर दिस डिसीजन इसलिए। अब 28A में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप बोल सकते हो कि वो लेके जाए, ठीक, अरे ये जो किसी की डेथ हो जाती है ना तो सारी प्रोसीडिंग जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे चलने लग जाती है, ये लो में हर जगह होता है, कोई बात नहीं, कोई इंसान गया साथ में और केस भी छोड़ के गया उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे। चलो 29 सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन मेक रूल्स, यहाँ पे ध्यान रखना एक बात, रूल्स बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है लेकिन रेगुलेशंस बनाने का काम यहाँ पर सेबी बोर्ड का है, यस यही दे रखा है इसमें कि रूल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और रेगुलेशंस बोर्ड बनाएंगे, लेकिन दोनों ही कहाँ पे, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में एग्री होने के बाद ही वो पिक्चर में आएंगे, ठीक है, बाकी इसमें कॉल इन्फॉर्मेशन वगैरह और कुछ भी खास नहीं है। अब बचाते हैं अपन सेट पे, ठीक है, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल जिसका है हमको इंतजार, एस्टैब्लिशमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, फिर इम्पोजिशन एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, सॉरी कॉम्पोजिशन ऑफ, एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर। अब जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर होते कौन है, देखो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ना उसकी क्वालिफिकेशन बहुत हाईफाई क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं, देखो ना, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब जजों का जो हेड होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक जो हाई कोर्ट का जज रहा, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर है कोई इंसान तो वो बन सकता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर इधर, ठीक है। अब आ जाते हैं जुडिशियल, जुडिशियल में जज ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट 5 ईयर्स, एटलीस्ट उससे ज्यादा रहा तो कोई बात नहीं, 5 साल तक मिनिमम जो जज ऑफ हाई कोर्ट रहा है जुडिशियल मेंबर बन सकता है। टेक्निकल मेंबर क्या है, जिसके पास में किसी फाइनेंस या लो या अपने जैसे जो लोग 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर ये ऐसा नहीं है कि अपने जैसे लोगों को अपॉइंट कर लेंगे, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी आएगी किसको अपॉइंट करने के लिए, टेक्निकल मेंबर को अपॉइंट करने के लिए स्पेशली एक सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है जो कि यहाँ पे अपॉइंट करेगी किसको, टेक्निकल मेंबर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं और जुडिशियल मेंबर्स हैं जिनको अपॉइंट करने की बात हुई ना, तो एक शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिख रखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी के कंसल्टेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अब बताओ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा, इस पूरे इंडिया में जो सबसे बड़ा जज है, मतलब यहाँ पे हेड ऑफ द जुडिशरी ऑफ द इंडिया, पूरी इंडिया की जुडिशरी का सबसे बड़ा हेड, अभी अपने शरद अरविंद बोबटे जो है वो है भी, मैंने तो नेट पे देखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होता है तो उसमें आया था ये नाम, ठीक है। तो चीफ जस्टिस मतलब पूरे इंडिया के जुडिशरी सिस्टम का जो हाई पर्सन, मतलब जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे, उसके साथ में कंसल्टेशन के बाद या उसके नॉमिनी के साथ में कंसल्टेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसको रखना है, क्या जुडिशियल मेंबर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ठीक है। अब अच्छा अपन टेक्निकल मेंबर, टेक्निकल मेंबर सर्च कम सिलेक्शन कमेटी आई थी ना, मैंने बोला था, तो वो मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे, वो तो ऐसे उनको डिसाइड करेंगे। तो कौन कौन होंगे टेक्निकल मेंबर में, एक तो हो जाएगा सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ financial services, secretary of the department of the legislative department, legal affairs members, इकोनॉमिक अफेयर्स। अब यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है ना, वो शैल बी कन्वीनर ऑफ
selection committee and determine its procedures for recommending the names of the persons to be appointed. वो बताएगा कि क्या क्या कौन कौन पर्सन होने चाहिए. एक इकोनॉमिक अफेयर्स, एक आ गया फिनेंशियल सर्विसेज, फिर आ गया लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, फिर आ गया लीगल अफेयर्स मेंबर्स. तो ये सब मिलके बनेंगे क्या अपने टेक्निकल मेंबर्स. अब आ जाता है वैकेंसी इज नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स. वही कि अगर यहाँ पे एक जुडिशियल एक टेक्निकल बैठना चाहिए था, दो टेक्निकल एक जुडिशियल बैठ गया, ऐसे कुछ भी इसमें प्रोसीजरल या फिर ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में मिस्टेक हो जाती है तो ये नहीं बोलोगे कि जो प्रोसीडिंग्स है, जो ऑर्डर है वो इनवैलिड हो गए. ये जनरल लॉ का रूल था, वही लगा देता है. अब जैसे 15 से डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन नहीं बन सकता. तो पहला तो है नॉट अपॉइंटेड सेट. अभी देखना हम यहाँ पे बोलेगा IRDA में या अपने सेबी बोर्ड में आप किसी पोस्ट पे रहे हो, या फिर पेंशन फंड में आप किसी पोस्ट पे रहे हो और फिर आपको क्या किया है, आप वहां पे पोस्ट में हो, ठीक है, या फिर आपने उस पोस्ट को खत्म कर लिया और 2 साल उस पोस्ट से आप सीज कर लिया और 2 साल अभी तक खत्म नहीं हुए. अगर ये कंडीशन है तो आप सेट में क्या नहीं बन सकते, कि जुडिशियल या टेक्निकल मेंबर नहीं बन सकते. मतलब बोर्ड कौन कौन से, IRDA, पेंशन फंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट और IRDA और सेबी के मेंबर हो आप, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे सेट में तो कब तक मेंबर नहीं बनाएंगे, एक तो वहां पे पोजीशन में हो तब तक, और एक आपने पोजीशन खत्म की वहां की, उसके बाद 2 साल खत्म हो जानी चाहिए. आफ्टर सीजन ऑफ द 2 years आपको बना सकते हैं इसमें. यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ताकि क्या इनका इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हो. कोई प्रेसिडेंस जैसे चल रही सेट में, कोई सेबी की अपोजिट एक्शन लेने वाले आएंगे ना सेट में, अपील तो वैसे ही आएगी. अब आप सेट के मेंबर रहे हो तो आप क्या करोगे, IRDA के मेंबर रहे हो तो IRDA की वापस यहाँ पे आने वाली केसेस, तो आप क्या करोगे कि आपका जो ओपिनियन है वो बायस्ड नेचर का हो जाएगा. तो इंडिपेंडेंस अफेक्ट ना हो इसलिए बोला है कि वहां पे पोजीशन में रहे हो, 2 साल खत्म हो जाने दो, तब तक आपको वहां के केसेस का कुछ नॉलेज नहीं होगा. उसके बाद में आप वहां पे किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होगे, आपका कोई इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होगा, उसके बाद में आप सेट मेकर बन सकते हो, मेंबर बन सकते हो, ऐसा बोला है, ठीक है. तो इसी क्वेश्चन में आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन कौन सी अपील आ सकती है. जैसे IRDA वाली अपील, IRDA के आप खुश नहीं हो ऑर्डर से, तो एक अपनी सेबी बोर्ड के जो डिसीजन है उससे खुश नहीं, उसके 2-3 क्वेश्चंस भी आए हुए एग्जाम में, ठीक है, जैसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये वाला 15T इसका शायद सेक्शन है. तो इसमें क्या होता है कि 11C की पेनल्टी लगाई थी आपके ऊपर, या फिर 15T की नहीं, ये जो सेक्शन था वो था सेट में अपील करनी है ना अपने को, 15T में है. तो या तो आप किसी भी पेनाल्टी जो आपको आगे लगाई थी, 15B की पेनाल्टी समझ लो इंटरमीडिएट पे लगाई थी, आप उस सारी पेनाल्टी से खुश नहीं हो, तो आपके पास क्या रेमेडी है. ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बोलोगे हम सेट में जाएंगे, 45 + 45 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है, इतने टाइम में हम सेट के पास में जाएंगे, अपील कर देंगे, ठीक है, ये आपके पास रेमेडी थी. अब अपन आ जाते हैं हम फेलिंग ऑफ, ठीक है, रिमूवल. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आपको क्या किया, अपॉइंट कर लिया, उसके बाद में पता चला कि आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो, या फिर अनसाउंड माइंड के हो जाते हो, या फिर मॉरल टॉर्पिट्यूट में, यहाँ पे बोला इन्वॉल्व मॉरल टॉर्पिट्यूट, अब्यूज्ड हिज पोजीशन एज द रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज ऑफ द ऑफिस डिट्रीमेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट. तो इसमें एक तो रेंडरिंग ऑफ द सर्विस डिट्रीमेंटल में अपॉर्चुनिटी और भींगट दिया जाएगा, और एक दूसरा आप क्या हो जाते हो, इंटरेस्ट आपका अफेक्ट हो जाता है, फाइनेंशियली अदर इंटरेस्ट. तो इन दोनों में आपको पहले अपॉर्चुनिटी और बिंग कर देंगे, उसके बाद में निकालेंगे. बाकी जब आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, मॉरल टर्पिट्यूट में कोई अपॉर्चुनिटी और बिंग नहीं, सीधा आपको निकाल देंगे, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन. अब जैसे रेजिग्नेशन, मैं जब रेजिग्नेशन सेट में देना चाहती हूँ सपोज, तो क्या होगा कि मुझे जब रेजिग्नेशन दिया उसके 3 महीने तक अपना ऑफिस होल्ड करना पड़ेगा, अगर मेरी टर्म्स खत्म नहीं होती या फिर कोई नया मेरी जगह पर्सन अपॉइंट नहीं होता है, ठीक है. तो अपने अपन ये लिख लेते विच एवर इज अर्लियर टाइम, या तो कोई नया अपॉइंट हो जाए, या फिर टर्म खत्म हो जाए, या फिर 3 महीने अपने नोटिस के बाद खत्म हो जाए, तब तक आपको अपनी पोजीशन होल्ड करके रखनी है, भले ही आप रिजाइन करना चाहते हो, ठीक है. अब जैसे फाइलिंग रेजिग्नेशन रिमूव कर लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव किया, इंक्वायरी करने के बाद किसके साथ में, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ में इंक्वायरी करने के बाद, जो अपन ने देखा था ना कि इंसॉल्वेंट हो गया, पागल हो गया, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक मॉरल टर्पिट्यूट में उसको कॉन्विक्ट बोला, फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसका अफेक्ट हुआ, डिट्रीमेंटल तो इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, उसकी इंटरेस्ट ऑफ द ये सेबी बोर्ड उसकी क्या है सर्विसेज है. तो फिर क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, हम उनके साथ में इंक्वायरी के बाद में निकाला गया, रिजाइन कर रहे हैं ना तो निकाला उसके बाद में गया, ठीक है. निकालना छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ में इंक्वायरी के बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको निकाला है, और रिमूवल के ग्राउंड्स अपन देख चुके हैं. अब जाते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स लगेगा, मतलब उसका कोई रोल नहीं है, किसका, सिविल कोड का इधर कोई रोल नहीं है, और बाकी दे रखा है अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है तो क्या करें.
सपोज एक जुडिशियल मेंबर है, एक टेक्निकल मेंबर है, दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अपन हमेशा क्या करते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, या तो वो अदर मेंबर्स अपॉइंट करेगा तो मेजोरिटी जो हाँ करेगी वहां पे हो जाएगा हाँ, या फिर वो खुद बताएगा। एक कास्टिंग वोट वाला सिस्टम जो अपन देखते हैं वही होगा, ठीक है। इसमें भी तो अदर मेंबर्स अपॉइंट करके, और अगर आप सेट से खुश नहीं हो तो किसके पास जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। कितने टाइम में, 60 प्लस एक्सटेंशन ऑफ 60 डेज में सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट बीच में आया क्या, हाई कोर्ट बीच में नहीं आया। हाई कोर्ट एक जगह जरूर बीच में आता है, कहाँ आता है इसमें, हाई कोर्ट कहीं पे तो पढ़ा था मैंने, बट हाँ वो स्पेशल कोर्ट वाली जब अपनी केसेस थी ना, तो अपन बोलते थे ना कि स्पेशल कोर्ट में तो हाई कोर्ट बीच में आया था, उसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन ले रहे थे वगैरह। और हाई कोर्ट बहुत सारे जो है वही एक तरह से स्पेशल कोर्ट जैसा काम करेंगे जब उनको बोल देंगे कि स्पीडी ट्रायल करना है तो सिंपल है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। जो रिवीजन मैंने नहीं कराया वो मैं करवा देती हूँ। पहले तो मिसलेनियस प्रोविजंस का रिवीजन करवा देती हूँ मैं। क्या क्या था इसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इशू करे डायरेक्शंस और रूल्स बनाने का काम, लेकिन जो रेगुलेशन बनाने का काम है वो बोर्ड के पास है। रेगुलेशन और रूल्स किसके पास जाएंगे, पहले बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास जाएंगे। रिपोर्ट और रिटर्न आपने दिया है, आपको रिपोर्ट 90 डेज ऑफ द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर देनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आपकी रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट होगी। साथ में यहाँ पे बोल रखा था कि सुपरसीड करने का जो काम है सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, अगर उसको लगता है फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हुई तो तब तक सारी प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, फंक्शन सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। सेंट्रल गवर्नमेंट नए को अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी क्या हमने एक्शन लिया और क्या क्या किया है, ठीक है। और फिर वो जो है वो रिपोर्ट किसके पास जाएगी, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। साथ में हम अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उसके अगर रिवॉर्ड ने क्या किया, कंप्लाई नहीं किया तो 10 साल तक की जेल हो सकती है, 25 करोड़ तक का आपके ऊपर फाइन लग सकता है। कंपाउंडिंग अपन ने देखी थी ओनली फॉर द पेनाल्टी और इम्प्रिजनमेंट वाले, यानी सिर्फ पेनाल्टी और पेनाल्टी प्लस इम्प्रिजनमेंट वाले को कंपाउंडिंग नहीं। इम्यूनिटी किसको, अगर प्रोसिक्यूशन की जगह क्या देना है, पेनाल्टी, वो भी तब जबकि अभी तक इम्पोज नहीं हुआ है प्रोसिक्यूशन। फिर आ जाता है स्पेशल कोर्ट, अपन ने देखा था वो सिंपली अपन जो देखते हैं कि स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल के लिए है। अगर एरिया में एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, स्पेशल कोर्ट में एक जज भी हो सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस के साथ में मिलकर डिसाइड करेगा स्पेशल कोर्ट का, ठीक है। ये सब था। फिर अपन सेट के प्रोविजंस पे अपन आ गए थे। रिकवरी ऑफ द अमाउंट इंपॉर्टेंट अटैचमेंट किया था किस किस का, अगर पर्सन फेल हो जाता है पेनाल्टी वगैरह देने में तो या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट, या फिर एक रिसीवर अपॉइंट किया था उसको डिटेंशन में रखा था, ठीक है। और साथ में इसमें ये भी था कि जो उसने ट्रांसफर किया है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, किसको, या तो स्पाउस या चाइल्ड या फिर सन्स वाइफ सन्स माइनर चाइल्ड वगैरह को, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इनवैलिड ट्रांसफर को मान के और उस प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकते हैं। अब मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं रहा है, खाली एक अपन सेट 15K to 15Z में सेट का प्रोविजन बोला है, जिसमें एक जुडिशियल मेंबर, एक टेक्निकल मेंबर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैसा होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट 7 साल तक एटलीस्ट रहा हो। जुडिशियल मेंबर हाई कोर्ट ऑफ जज हाई कोर्ट का 5 साल तक रहा हो, और टेक्निकल मेंबर 15 साल का एक्सपीरियंस। टेक्निकल मेंबर को अपॉइंट करने के लिए सर्च कम सिलेक्शन कमेटी कौन कौन होंगे, इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी, फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्रेटरी, और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, या फिर लीगल अफेयर्स का मेंबर जो है वो सब, ठीक है। फिर इसमें डिस्क्वालिफिकेशन में क्या बोला था, कौन कौन अपॉइंट हो सकता है, जो IRDA या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या फिर सेबी का मेंबर रहा है, और मेंबर या तो रहा है या फिर मेंबर उसका सीज हुए पोजीशन 2 साल खत्म नहीं हुए तो वो सेट का मेंबर नहीं बनेगा। साथ में अगर आपको रिजाइन करना है तो 3 महीने का नोटिस दो, या तो 3 महीने या टर्म्स खत्म होने या नया आपकी जगह अपॉइंट होने तक आपको बन के रहना पड़ेगा वहां पे पोजीशन में। और रिमूवल कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विद इंक्वायरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कब, जब या तो इंसॉल्वेंट या फिर मॉरल टर्पिट्यूड या फिर अनसाउंड माइंड, लेकिन दो में अपॉर्चुनिटी बीइंग कर देंगे, जब आपने इंटरेस्ट और फाइनेंशियल इंटरेस्ट अफेक्ट किया, या फिर आपकी जो पोजीशन है डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी आप काम कर रहे हो, ठीक है। और फिर आपको निकालेंगे। अब इसमें सेट के पास में अपील करनी है तो जितनी भी पेनाल्टीज थी, ठीक है, आपके ऊपर पेनाल्टी सेबी ने लगाई थी, आप खुश नहीं थे, ठीक है, या तो 15B की पेनाल्टी है या फिर 11C की इन्वेस्टिगेशन वाली पेनाल्टी है, ठीक है। और आप इन्वेस्टिगेशन वाली कौन सी पेनाल्टी थी कि इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्शंस वगैरह मांगे थे, आपने उनको कंप्लाई नहीं किया तो 1 साल मैक्सिमम आपको इम्प्रिजनमेंट, 5 लाख पर डे वाली पेनाल्टी, और कुछ 1 करोड़ तक का आपके पास शायद फाइन था, ठीक है। तो उन सब में आप किसके पास जा सकते हो, सेट के पास। 45 + 45 एक्सटेंशन डेज में आप सबको सेट को बोलेगा। सेट से फिर अगर आप खुश नहीं हो तो हाई कोर्ट बीच में आएगा नहीं, कौन आएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट 60 + 60 डेज में, ठीक है। तो ये अपना पूरा खत्म हो जाता है CB एक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम सेक्रेट एक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।